विज्ञान की दुनिया में ना कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बस हमारे दिमाग में छप चुकी हैं, और उनमें से एक है परमाणु की तस्वीर। तो आज हम उस शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिसने हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। स्कूल की साइंस की किताबें याद हैं, या फिर कोई साईफाई फिल्म? एक तस्वीर है जो हर जगह दिखती है। बीच में एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन्स, एकदम सोलर सिस्टम जैसा है ना। पर कभी सोचा है कि ये इमेज, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग की उपज थी? चलिए आज इसी साइंटिफिक मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बचपन से। अक्सर कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत सिंपल होती है, लेकिन नील्स बोहर का बचपन वो सिंपल नहीं था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। पता है क्यों? क्योंकि उनके मन में बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल उठते थे। तो बात है 7 अक्टूबर 1885 की। कोपेनहेगन डेनमार्क में जन्म हुआ नील्स बोहर का। और उनका घर वो कोई आम घर नहीं था। घर का माहौल ही पूरा साइंटिफिक था। सोचिए, उनके पिता क्रिश्चियन बोर एक मशहूर साइंटिस्ट थे। उनकी मां एलन एडलर बोर एक बहुत ही पढ़ी लिखी और इंस्पायरिंग महिला थीं। अब ऐसे माहौल में पला बड़ा बच्चा कैसा होगा? शांत, सोच में डूबा रहने वाला और हर चीज की तह तक जाने वाला, सवाल पूछने वाला। जहां उनकी उम्र के बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं छोटे नील्स का दिमाग कहीं और ही दौड़ता था। उनके मन में तो बड़े बड़े सवाल घूमते थे, जैसे कि यार ये दुनिया आखिर बनी कैसे है, या ये जो एटम कहते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। और यही जो क्यूरियोसिटी थी ना, यही उनके फ्यूचर की फाउंडेशन बन रही थी। तो जब बोहर बड़े हो रहे थे, उस दौरान यानी 20वीं सदी की शुरुआत में साइंस की दुनिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही थी। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक सवाल जो फिजिक्स की पूरी दुनिया पर एक साई की तरह मंडरा रहा था। आखिर ये एटम, ये परमाणु दिखता कैसा है? इसका असली स्ट्रक्चर क्या है? बोहर के सीन में आने से पहले एटम के 2 मेन मॉडल्स आ चुके थे। पहला था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, सुना है ना? सोचिक तरबूज है जिसमें बीज बिखरे पड़े हैं, कुछ वैसा ही। फिर 1911 में आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने न्यूक्लियर मॉडल के साथ। उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है, एटम के सेंटर में एक छोटा सा लेकिन बहुत हैवी न्यूक्लियस होता है। और पता है मजेदार बात क्या है? बोहर ने इन दोनों, थॉमसन और रदरफोर्ड, दोनों के साथ काम किया था, लेकिन उन्हें पता था, उन्हें दिख रहा था कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। कहानी का एक इंपॉर्टेंट पीस अभी भी मिसिंग था। और वो मिसिंग पीस, वो गड़बड़, यही थी उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। फिजिक्स का सिंपल रूल है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज करके स्पाइरल करते हुए न्यूक्लियस में फुस गिर जाना चाहिए। पर ऐसा होता तो नहीं है। एटम स्टेबल होते हैं। क्यों? पूरी साइंस कम्युनिटी इस एक सवाल पर आके अटक गई थी। और फिर एंट्री होती है नील्स बोर की, एक ऐसे आइडिया के साथ, एक ऐसे क्रांतिकारी विचार के साथ जिसने फिजिक्स के रूल्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1913। हिस्ट्री में इस साल को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वो साल था जब बोहर ने अपना रेवोल्यूशनरी मॉडल दुनिया के सामने रखा, उस बड़ी अनसुलझी पहेली का जवाब। तो बोहर का आइडिया था क्या? ये 3 सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स पर बेस था। प्रिंसिपल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स आवारा नहीं है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते। नंबर 2, उनके घूमने के लिए फिक्स रास्ते हैं, कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स हैं जिसमें ही वो रह सकते हैं। और तीसरा, और यही था गेम चेंजर, एनर्जी तभी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करेगा, छलांग लगाएगा। सिर्फ इस एक आइडिया ने उस वक्त की एक और बड़ी मिस्ट्री, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहेली को चुटकियों में सुलझा दिया। एक ऐसी गुत्थी जिसे कोई नहीं सुलझा पा रहा था। और इस तरह जन्म हुआ बोहर एटॉमिक मॉडल का। ये मॉडल इसलिए खास था क्योंकि इसने मैक्स प्लैंक की नई नई क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया, ये समझाने के लिए कि आखिर एटम्स स्टेबल क्यों होते हैं। एक तरह से ये पुरानी क्लासिकल फिजिक्स और बिल्कुल नई क्वांटम थ्योरी के बीच एक शानदार ब्रिज था, एक पुल था। तो इस अमेजिंग डिस्कवरी ने बोहर को दुनिया भर में फेमस कर दिया, रिकग्निशन मिली, इज्जत मिली। लेकिन इसके साथ ही उनकी लाइफ में एक नया और बहुत ही मुश्किल चैप्टर शुरू हुआ। एक चैप्टर जो मॉरल डिलेमास यानी नैतिक दुविधाओं से भरा था। उनकी लाइफ जर्नी पर एक झलक डालते हैं।
1922 में उन्हें मिला फिजिक्स का नोबेल प्राइज, उनके काम का सबसे बड़ा सम्मान। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1940 का दौर आया और सब कुछ बदल गया। वर्ल्ड वॉर 2, नाजियों ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। बोहर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, और वो कहां पहुंचे? सीधे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। ये उनकी लाइफ की शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी विडंबना थी। सोचिए, जिस इंसान ने एटम के सीक्रेट्स को अनलॉक किया, उसी इंसान को उसकी सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर एटम बॉम्ब बनाने में मदद करनी पड़ी। पर उनका दिल हमेशा शांति के लिए धड़कता था। उनका सपना था कि साइंस इंसानियत को जोड़े, तोड़े नहीं। 1962 में नील्स बोर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी लेगेसी, साइंस और फिलॉसफी यानी दर्शन में उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और उनकी लेगेसी सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल प्रिंसिपल भी दिया, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल। आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी चीज की पूरी सच्चाई जानने के लिए कई बार हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट दिखने वाली बातों को एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। सोचिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, दोनों एक साथ मौजूद हैं, है ना? ठीक वैसे ही जैसे लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करती है और कभी पार्टिकल की तरह, दोनों सच हैं। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आज जब भी कोई एक एटम की तस्वीर बनाता है, वही न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन्स, तो अनजाने में ही सही हम सीधे सीधे नील्स बोर की उस अमेजिंग सोच और उनकी लेगेसी को याद कर रहे होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब बोहर ने पहली बार अपना ये अजीब सा मॉडल पेश किया ना, तो कई बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने उनका मजाक उड़ाया था। उन्हें लगा ये गलत है, बचकाना है। लेकिन कहते हैं ना, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और नील्स बोर ने भी आखिरकार परमाणु के रहस्य को सुलझाकर साइंस का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया।